गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनटीटी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि मापन के स्तर और पैमानों से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकारों की भी व्याख्या कीजिए। तो हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, मापन क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, मापन और इसके पैमाने है वो हम समझेंगे कि मापन क्या है, इसके पैमाने क्या हैं। तो मापन तो हमने पढ़ लिया था कि डेफिनेशन क्या है मापन की, कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है उसको आंकड़ों में दिखाने को हम क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि शैक्षिक मापन का आधार आंकड़े होते हैं। कोई भी शैक्षिक मापन हम करते हैं, बच्चे की एज क्या है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस एज के बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो हर चीज़ का क्या होता है, मापन होता है, टाइम होता है, ठीक है, क्लास का पीरियड होता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, ये मापन में आ जाती हैं। हम जैसे बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो उसको जो बच्चे का रिजल्ट है उसको किसमें दिखाते हैं, आंकड़ों में दिखाते हैं कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो मार्क्स ही क्या होते हैं, हमारा मापन होता है। तो शैक्षिक मापन का आधार आंकड़े होते हैं। मापन चाहे किसी भी प्रकार का हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या मनोवैज्ञानिक, हमें संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने ही पड़ते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से उपलब्ध आंकड़ों को हम 4 स्तरों के अंतर्गत रखते हैं। ये चारों स्तर एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। जो स्तर जितना निम्न होता है उसका मापन उतना ही सरल होता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए मापन में हमारी निष्कर्षों की शुद्धता थोड़ी भी संदेह सफल होती है। मतलब मापन क्या होगा, जितना सरल होगा उसकी शुद्धता में क्या होगी, संदेह होगा। इसके विपरीत जिस चीज का जितना उच्च होता है स्तर, उसका मापन उतना ही अधिक जटिल होता है, किंतु उसके द्वारा निष्कर्ष क्या होता है, परिशुद्ध होता है। इस प्रकार मापन की परिशुद्धता उसके स्तर पर निर्भर करती है। अगर मापन उच्च स्तर का है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर मापन निम्न स्तर का है तो उसके जो आंकड़े होंगे वो संदेहास्पद होंगे, उनके आंकड़ों पर हम बिलीव नहीं कर सकते। बहुधा मापन प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं और निरीक्षणों तथा विशेषताओं को अंकात्मक रूप प्रदान किया जाता है। कोई किसी भी चीज़ को क्या प्रदान किया जाता है, अंकात्मक रूप। अब जैसे हम सुबह उठते ही हमारा जो टाइम होता है, हम प्रत्येक चीज़ को अंकों में शुरू करते हैं। उठते हैं वो टाइम क्या है, कितना टाइम, हम मान लो घर पे एक्सरसाइज कितने टाइम करते हैं, खाना किस टाइम पे खाते हैं, स्कूल में किस टाइम पे जाते हैं, कितना टाइम लगते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो किस में दर्शाई जाती है, कि आंकड़ों में दर्शाई जाती हैं। उसके बाद देखिए, परिणाम स्वरूप प्रत्येक मापने का एक ही उद्देश्य होता है, उसके नियम है, सिद्धांत है, विशेषताएं हैं, सीमाएं हैं, सांख्यिकीय विधियाँ दूसरे स्तर से भिन्न होती है। तो सारे जो विधियाँ, नियम, सिद्धांत वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब देखिए मापन के स्तरों के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। तो इसके जो मुख्य मापन के जो स्तर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 4 स्तर के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शाब्दिक अथवा नामित स्तर। तो सबसे पहले शाब्दिक अथवा नामित स्तर कौन सा होता है, जिसको हम अपने शब्दों में दर्शाते हैं। इसमें क्या नहीं होता, इसमें आंकड़े नहीं होते, फिक्स मतलब किसी चीज़ की संख्या नहीं होती। इसका रिजल्ट हम किसमें बताते हैं, शब्दों में बताते हैं। वो क्या होता है, शाब्दिक होता है। अब जैसे 2 टीम होती है, श्रीलंका की टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी, तो उन टीमों की जैसे जर्सी के ऊपर S लिखा होता है, A लिखा होता है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, शाब्दिक। A से ऑस्ट्रेलिया बन गया, S से श्रीलंका बन गया, तो ऐसे हम उनको क्या कर सकते हैं, शब्दों में मापन कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, शाब्दिक होता है। अब जैसे पिन कोड वगैरह हो गए, सिटीज के अकॉर्डिंग हो गए, बैंक के संकेत चिन्ह हो गए, तो कोई भी जैसे कोई भी मार्क होगा, चाहे वो गाड़ी का नंबर ही क्यों ना हो, गाड़ी का नंबर भी हमें क्या शाब्दिक संकेत देता है कि ये कौन से स्टेट की गाड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, यह मापन का सबसे निम्न स्तर होता है। कुछ लोग इसे वर्गीकरण स्तर के नाम से भी पुकारते हैं। इस मापन में मापित वस्तुओं या घटनाओं को उनके किसी निश्चित कारणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है तथा उस समूह की पहचान के लिए कोई अमुक संख्या है वो उस संख्या अथवा चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के लिए जर्सी के A लिख दिया, श्रीलंका के लिए S लिख दिया, तो वो क्या दे दिया, उन्होंने एक कोड दे दिया जिसको देख के हम अपने आप समझ जाते हैं। इस समूह की यह विशेषता होती है कि उस समूह में सम्मिलित सभी तत्व या व्यक्ति आपस में या तो समान होंगे, तो सभी प्लेयर क्या होंगे, एक टीम के प्लेयर क्या होंगे, उनकी जो टी शर्ट होगी वो सबकी एक जैसी अलग कलर की होगी, तो हम उनको टी शर्ट को देख के हम समझ जाएंगे कि ये
प्लेयर हैं वो कौन सी कंट्री के हैं, तो ये एक कोड होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए समूह की विशेषता होती है, उसको हम आंतरिक या समझातीयता कहते हैं, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं। उदाहरण जैसे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की पहचान के अलग अलग रंग के ड्रेस प्रदान की जाएगी, तो वो जो ग्रुप है उस ग्रुप के ड्रेस को देखते ही, उसके कलर को देखते ही हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कौन से देश की जो टीम है। तो ये क्या हो गया, शाब्दिक मापन हो गया, हम उसको शब्दों से दर्शा रहे हैं कि ये श्रीलंका के, ये ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार स्त्रियों तथा पुरुषों, गोरे काले, शहरी व देहाती लोगों में अंतर स्पष्ट करने के लिए उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा जाएगा। इसी प्रकार डाक वितरण के लिए पिन कोड देना, अब पिन कोड देखते ही समझ जाते हैं कि ये कहाँ का पिन कोड है। किसी बड़े महानगर को जोन में विभक्त करना, नई दिल्ली है, अब इसके देखिए 111111 क्या है, इसके कोड है, ठीक है। उसके बाद 110009 है या 65 है, 81 है आदि। तो इन सबको देखते ही हमें एक आइडिया लगता है कि ये कहाँ का है। रेलवे डिवीजन को संकेत चिन्ह प्रदान करना, बैंकों को संकेत चिन्ह प्रदान करना, बैंक ऑफ इंडिया का 3 है, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 7 है, कैनरा बैंक 4, सिंडिकेट बैंक 5 आदि विभिन्न प्रकार के बैंकों को कोड देना। मतलब इन सभी को ये कोड दिया गया, अलग अलग बैंकों को अलग अलग कोड दिया गया है। वो जो फ्रूट्स है उनको कोड दिए गए हैं। फुटबॉल के खिलाड़ियों को नंबर प्रदान करना आदि विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों में मापन के इस स्तर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक तरीका का क्या होता है, मापन होता है, जो किसी विशेष चीज को विशेष अंक प्रदान किया जाता है, वो क्या होता है, हमारा शाब्दिक मापन होता है। शोध की दृष्टि से यह स्तर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें गणना या गिनती करने के अलावा किसी भी प्रकार की सांख्यिकीय प्रक्रिया का प्रयोग है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ना संख्या का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कोई भी कोड होता है, चाहे वो कलर कोड होता है, चाहे वो कोई और गणितीय कोड होता है, तो उसको देख के हम आइडिया लगा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शाब्दिक मापन कहते हैं। उसके बाद देखिए ऑर्डिनल स्केल, जो क्रमिक स्तर क्या होता है, क्रमिक स्तर क्या होता है, अब जैसे हम रैंक देते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी मान लो मिस इंडिया बनती है, मिस यूनिवर्स बनती है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, कोई जो स्टेट है वो किस चीज़ में फर्स्ट आया है, सफाई अभियान में फर्स्ट आया है या किसी भी चीज़ में है, तो उनको क्या, उनको रैंकिंग दी जाती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लास में भी बच्चे होते हैं, बच्चों में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो ये क्या होता है, ये क्रमिक स्तर होता है, इसमें क्या दिया जाता है, क्रम होता है। उसके बाद देखिए मापियों के क्रम में क्रमिक स्तर के नीचे से ऊपर की ओर द्वितीय क्रमांक पर आता है। तो इस मापनी में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं या प्रक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर है वो क्रम या आरोही तथा अवरोही में क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। इसके बाद इन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, तो अंकों के आधार पर छात्रों को प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय क्रम है प्रदान करना। तो ये क्या होता है, ये क्रम होता है। तो किसी को देखिए, जैसे बच्चे हैं, क्लास में कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, उसको हम क्रम दे रहे हैं। या किसी भी चीज़ में जैसे ड्राइंग कंपटीशन होता है, किसी भी टाइप का कंपटीशन होता है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें होता है, ये क्रमिक मापन होता है। उसके बाद देखिए इसके बाद उसे श्रेणी प्रदान की जाती है। अंकों के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम में प्रदान करना और योग्यता व अंकों के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता प्रदान करना, खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर उनको ट्रॉफी प्रदान करना, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, सेकंड नंबर में किसने किया है, थर्ड नंबर में किसने किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रॉफी देना में किसमें आ जाता है, क्रमिक में आ जाता है, क्योंकि इसमें क्रम हो गया, सबसे अच्छा प्रदर्शन हो गया, उससे थोड़ा कम अच्छा हो गया, तो इस टाइप से। उसके बाद देखिए सुंदरता के आधार पर मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का चयन करना, तो ये भी क्या है, ये क्रम है, सबसे सुंदर कौन है, उससे कम सुंदर कौन है, सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का चयन करना, या कॉलेज में प्रोक्टोरियल बोर्ड के लिए प्राध्यापकों का चयन करके उनकी प्रशासनिक सफलता का क्रम है वो प्रदान करना, स्वाद के आधार पर फलों की रुचि का क्रम देना आदि, इसके कुछ मापनी के आधार है। तो ये चीज़ें हैं कि हम किसी चीज़ को क्रम प्रदान कर देते हैं, उसकी गुण या उसकी योग्यता के आधार पर क्रम देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो किस में आता है, वो आता है क्रमिक मापनी में आता है। उसके बाद देखिए इस मापनी में क्रम प्रदान करने के लिए हम सामान्य रूप से निम्न 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिए क्रम प्रदान करने के लिए हम कौन सी 2 विधियां काम में लेते हैं, तो पहली विधि है पंक्ति क्रम विधि और दूसरी है युग्म तुलना विधि।
दिखाएगी या उसका। और युग्म तुलना विधि में क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, तो वो तुलना विधि होती है। युग्म विधि अत्यंत सरल है, इसमें मात्र वस्तुओं के इकट्ठे क्रम में क्रम कर लिया जाता है। अब जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का कम जो क्रम है वो श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस प्रकार हो जाता है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल आदि, तो इनका क्रम है वो इनका श्रेष्ठ प्रदर्शन के अकॉर्डिंग हो गया कि 1 नंबर पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, 2 नंबर पे अच्छा प्रदर्शन किसका है, 3 नंबर पे किसका है। तो इस प्रकार उनको क्या प्रदान की गई है, एक श्रेणी, एक क्रम दिया गया है उनको। उसके बाद दूसरी विधि कौन सी होती है, कंपैरिजन, तुलना करना। तो इसमें क्या होता है, दूसरी विधि में समूह के समस्त सदस्यों की तुलना जोड़ों में की जाती है। समूह में जोड़ों की संख्या निर्धारित करने के लिए विभिन्न सूत्र है वो प्रयोग में किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 जोड़े लिए जाते हैं और जोड़ों की आपस में क्या की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। उनकी कंपैरिजन करने के लिए ये फॉर्मूला है वो दिया गया है। अब देखिए NC2 क्या होती है, कुल जोड़े कितने हैं, जोड़ों की संख्या कितनी है। उसके बाद N क्या होता है, मतलब ग्रुप में कितने मेंबर है, तो मेंबर की संख्या में 1 हम माइनस कर देते हैं और उसके बटा 2 कर देते हैं। तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, जोड़ों की संख्या आ जाएगी। और ये विधि कौन सी है, ये युग्म तुलनात्मक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, जोड़ों का कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए देखिए, यद्यपि इस मापनी का प्रयोग है वो शाब्दिक मापनी की तुलना में अधिक किया जाता है। तो ये मापनी ज़्यादा काम में ली जाती है, शाब्दिक की अपेक्षा है। फिर भी शोध और दृष्टि से यह मापनी बहुत अधिक देते हैं और विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। तो इस विधि का जो प्रयोग है वो कम किया जाता है क्योंकि ये वैध नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं है। इसी मापनी में सांख्यिकीय प्रविधियां जैसे मध्याह्न है, शतांशीय मान है, सहसंबंध गुणांक है, के प्रयोग की संभावना रहते हुए भी यह मापनी 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर तो बताती है, लेकिन इसे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उन व्यक्तियों के बीच में वास्तविक अंतर कितना है। तो यही मापने की प्रमुख सीमा है। तो ये क्या है, इसकी एक नेगेटिव चीज है कि इसमें दोनों का जो वास्तविक तुलना होती है वो नहीं हो पाती है। उसके बाद देखिए हमने तुलना पढ़ी, अब हम देखते हैं अंतराल स्तर। अंतराल स्तर मतलब 2 चीज़ों में डिफरेंस कितना है वो कैसे हम पता लगाएंगे। यह मापन का कौन सा स्तर है, तृतीय स्तर है। पहला कौन सा था, शाब्दिक था, दूसरा क्रमिक था, अब तीसरा कौन सा है, अंतराल स्तर है। तो इसमें उपयुक्त दोनों स्तरों की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया। दोनों ऊपर की जो स्तर दिए गए हैं, क्रमिक स्तर है और शाब्दिक स्तर है, दोनों में जो कमियां रही है वो कमियां है वो इसमें पूरी की गई हैं। इस मापनी के अंतर्गत हम किन्हीं 2 वर्गों, व्यक्तियों, वस्तुओं के बीच अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर कितना है, उस अंतर को हम क्या अंकों में प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक अंतर की दूरी क्या होती है, समान होती है। यद्यपि इस मापनी में कोई परिशुद्ध शुद्ध बिंदु नहीं होता है जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सके कि कोई भी अंक है वो इस आधार पर शून्य से कितनी दूर है। और फिर भी हम सम दूरी पर व्यवस्थित अंकों को ही हम इस मापनी की स्थिर इकाई मानते हैं। वास्तविक शून्य बिंदु का न होना ही मापनी का प्रमुख दोष है। तो शून्य बिंदु नहीं होता है तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है, जिसके कारण इस मापनी से द्वारा किया गया मापन है वो सापेक्ष होता है, नहीं निरपेक्ष होता है। तो इस मापनी का जो प्रयोग होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, 2 चीज़ों के बीच में अंतराल का पता लगाते हैं, वो क्या होता है, वो सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। इसीलिए इसका जो ये इसकी क्या है, नेगेटिविटी है। उसके बाद देखिए ये अर्थात यदि कोई छात्र किसी उपलब्धि परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करता है तो इससे हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उस छात्र की उस विषय वस्तु की ज्ञान में मात्रा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मतलब किसी बच्चे का 0 मार्क आ रहा है तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि उस बच्चे को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, हो सकता है उसको कुछ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमने इसकी जो मापनी का प्रयोग किया, इसकी मापनी में इसका शुद्ध रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। तो 0 है तो 0 का क्या मतलब, इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है 0 की। तो उसके बाद देखिए वास्तविक शून्य बिंदु का न होना इसका मुख्य दोष है। अब जैसे छात्र का मैंने जो 0 अंक वाला बताया तो इससे अब यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि छात्र का विषय में ज्ञान बिल्कुल कम नहीं है। अब जैसे देखिए थर्मामीटर है, घंटा, मिनट, सप्ताह है, महीना, वर्ष आदि इस मापनी के उदाहरण है। अब 0 टाइम दे दिया, 0 ईयर दे दिया तो इसका कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद है थर्मामीटर से मनुष्य का तापमान देखने पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य माना जाता है। अब
इससे ज़्यादा होना या इससे कम होना। हम क्या करते हैं, जब फीवर होता है तो उसको टाइम टाइम पे चेक करते हैं। तो आधे घंटे पहले कितना फीवर था, अब कितना है, आधे घंटे बाद कितना है। तो ये क्या हो गया, ये एक अंतराल हो गया, एक तो टाइम का अंतराल हो गया, और दूसरी चीज़ है वो फीवर की मात्रा कितनी है, तो उसका क्या हो गया, उसका डिफरेंस हो गया। यदि किसी कारण एक व्यक्ति का तापमान देखने पर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, तो यहाँ तो जहाँ एक और वह दर्शाता है कि अमुक व्यक्ति को बुखार नहीं है। मतलब ये एक फिक्स हमारा अंक है, इससे नीचे उसका तापमान है तो इसका मतलब है उसको बुखार नहीं है। वहाँ हमें यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति के शरीर में गर्मी से ही नहीं। थर्मामीटर इस मापने का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। थर्मामीटर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंकित होता है। इसमें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य जितना अंतर होता है उतना ही अंतर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा 98, 99 में, उतना ही 107 और 108 में उतना ही डिफरेंस होगा। तो इस मापने के अंतर्गत अनेक प्रकार की सांख्यिकीय गणनाओं जैसे मध्य, शतांशीय मान तथा विचलन में आदि गलतियों की संभावना रहती है। तो ये जो शतांशीय मान है, मध्य है, ये हमने किसमें पढ़ा था, ये हमने क्रमिक मापनी में भी पढ़ा था और ये हमने अंतराल मापनी में भी पढ़ा है। तो कुछ चीज़ें होती है वो कॉमन होती है। उसके बाद देखिए अनुपात स्तर क्या होता है। यह मापन का क्या है, सर्वोच्च स्तर है। इस मापनी में उपयुक्त सभी मापनियों की विशेषताएं विद्यमान है। इसमें क्रमिक भी मापनी है, इसमें शाब्दिक मापनी भी है, इसमें अंतराल मापनी भी है। तो इसमें क्या है, इसमें तीनों मापनियों को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। जैसे पहले शाब्दिक मापनी थी, उसके बाद क्रमिक मापनी बनी, तो उन दोनों में जो कमियां रह गई थी शाब्दिक और क्रमिक में, उन कमियों को उन्होंने इसमें दूर किया, उसमें अंतराल मापनी में दूर किया। अब उन तीनों में शाब्दिक, क्रमिक और अंतराल, उन तीनों मापनियों में कोई कमी है तो उसको किसने दूर किया, इसमें अनुपात स्तर। यह मापन का सर्वोच्च स्तर है और इस मापने का उपयोग सभी मापनियों की विशेषताएं विद्यमान है। वास्तविक शून्य बिंदु का विद्यमान होना इस स्तर की मुख्य विशेषता है। इसमें शून्य बिंदु होता है, जैसे हमने पिछले मापन में हमने पढ़ा था कि 0 अगर होता है तो 0 की इंपॉर्टेंस ये रहती है। तो इसमें शून्य बिंदु है वो भौतिक मापन जो होता है, भौतिक मापन में 0 है वो बहुत कम आता है। अब जैसे देखिए भौतिक मापन में हमेशा निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। तो जैसे उसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसमें 0 की बहुत वैल्यू हो गई। मीटर, किलोमीटर सारी चीज़ें हैं वो 0 में दिखाई जाती हैं। ग्राम हो गया, लीटर, मिलीलीटर आदि। अब लंबाई, भार अथवा दूरी मापने के लिए हम शून्य बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं। तो सारी चीज़ें किससे शुरू होती हैं, ये 0 से शुरू होती है, उसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं थी। तो उसकी कमी को किसमें पूरा किया, इसमें अनुपात मापने में पूरा किया गया है। अनुपात मापने में वास्तविक शून्य बिंदु को ही मापने का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसी कारण हम दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात का पता लगाते हैं तथा निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अमुक स्थान की तुलना में दूसरा स्थान है वो कितना दूर है। तो दो स्थानों पे जब दूरी का हम शुरू करते हैं तो वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम 0 से शुरू करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी गुण के आधार पर रेखांकन की भुजा को 10, 20 और 40 अंक है वो किए जाए तो मापने के अनुसार हम कहेंगे कि जो गुण रेखा में जिस मात्रा में विद्यमान है पिंकी में उससे जो भी मात्रा में है तथा भुजा में 4 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मापने में प्रत्येक इकाई की दी हुई संख्या है वो मापितशील गुण की विभिन्न मात्राओं के मध्य अनुपात को स्पष्ट करती है तथा इस मापने में गणित के सभी मूलभूत प्रक्रियाओं के प्रयोग की संभावना रहती है। तो गणितीय जितने भी मापन होते हैं जो वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो इस अनुपात स्तर से रिलेटेड होते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या करा, हमने मापन के स्तर देखे। तो मापन के कौन कौन से हमने स्तर देखे थे, अंतराल देखा हमने, अनुपात स्तर देखा, शाब्दिक स्तर देखा, क्रमिक स्तर देखा। तो इस प्रकार ये 4 स्तर हैं जो हमने देखे। अब देखिए मापन स्तरों के जो विभिन्न प्रकार हैं वो हमने देखे। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन